नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। आज बड़ा खास मौका है, इसलिए मैं इत्मीनान से बैठा हुआ हूँ, नहीं तो रोज़ आपके सामने खड़े रहता हूँ। मैं एक मेहमान जिनको हम खासे अरसे से यहाँ बुलाना चाहते थे और कई बार तय होते होते रह गया कि वो यहाँ आएंगे एक बातचीत के लिए। भिलाई के वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र के विधायक रिकेश सेन जी, उनसे बड़े समय से बात करने की, कैमरे पर बात करने की इच्छा थी उनसे, और अभी पिछले कई हफ्तों से लगातार वो जिस अभियान में लगे हुए हैं, तो उससे लगा कि नहीं, अब ये बातचीत तो हो ही जानी चाहिए। भिलाई स्टील प्लांट आप जानते हैं, हिंदुस्तान का पहला सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर का कारखाना, और जितने लोग भिलाई में पैदा हुए होंगे पिछले 50 साल में, ये सब लोग उसी स्टील प्लांट की छत्र छाया में आगे बढ़े हैं, चाहे उनके परिवार के लोगों ने वहाँ काम किया हो या ना किया हो। दुर्ग, भिलाई और छत्तीसगढ़ की ज़िंदगी बीएसपी से अलग कल्पना नहीं की जा सकती। तो इस बीएसपी में लोहा चोरी का एक बड़ा मुद्दा रिकेश सेन जी ने उठाया। थोड़ा इस बात को भी समझना होगा, केंद्र सरकार का पब्लिक सेक्टर का कारखाना है भिलाई स्टील प्लांट, सेल का सबसे बड़ा कारखाना है। केंद्र में भाजपा की सरकार है, राज्य में भाजपा की सरकार है, और सेंट्रल गवर्नमेंट के पब्लिक सेक्टर का ये कारखाना एक बड़ी संगठित चोरी का शिकार चले आ रहा था। रिकेश सिंह जी का कहना था कि 1000 करोड़ से अधिक की इसमें चोरी हुई है। 10,000 करोड़ से अधिक की चोरी हुई है। बहुत से सबूत इन्होंने दिए, चारों तरफ शिकायतें की, और उसका असर हुआ। मैं आपसे बताऊं, सच कह रहा हूं, मैं ये बैठे हैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि अकेले रिकेश सेन थे जिन्होंने भिलाई स्टील प्लांट की इस भयानक चोरी, डकैती, लूट को एक लॉजिकल कंक्लूजन तक उसके खिलाफ जांच को पहुंचाया। आज पुलिस उसकी जांच कर रही है। सीबीआई शायद किसी भी दिन इस केस को टेक ओवर कर लेगी, इसकी जांच करने लगेगी। हम इसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करने के लिए आज यहाँ पर हैं। हालांकि मैं रिकेश सेन जी को फेसबुक पर लगातार देखता हूँ और उनके व्यक्तित्व के जो विविध पहलू हैं, मैं उनको देख देख कर हैरान भी होते रहता हूँ। हालांकि मैं राजनीति को थोड़े समय से देख रहा हूँ, मैं जर्नलिज्म में आने के बाद से, लेकिन मैं उनके कामकाज को देखकर हैरान होता हूं कि कैसे कोई इतना काम कर सकते हैं। रिकेश जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। आप समय निकाल कर आए बरसती बारिश के बीच। पहले तो मैं आपको प्रणाम करता हूं, और आज शायद मेरा एक सपना पूरा हुआ है, क्योंकि सुनील कुमार वो एक शख्सियत है जो छत्तीसगढ़ की पत्रकारिता में भीष्म पितामह है। और मैं बचपन से, मेरा वो था, क्योंकि बचपन इसलिए कह रहा हूँ कि 21 साल की उम्र में मैं पार्षद बन गया था, सक्रिय राजनीति में आता। तो जिसके मुंह से सुनो, जैसे डॉक्टर रमन सिंह जी कई पत्रकारों को कहते हैं, अपने जीवन में कुछ बनना है तो सुनील कुमार बनो। ऐसे ना जाने कितने बड़े बड़े व्यक्तित्व हैं इस प्रदेश के अंदर, वो आपकी पत्रकारिता और पारदर्शिता को लेकर जो एक विज़न के साथ जो आपकी तारीफ करते हैं। तो मैं सुनता था, सोचता था कि आज आप कुछ लेख लिख देते हैं कि आपके अखबार छत्तीसगढ़ पे, तो उस लेख में अगर सरकार के विपक्ष में भी लिखते हैं तो सरकार उसको आपका आदेश मानकर, प्रदेश का आदेश मानकर, जनता का आदेश मानकर उस पर क्रियान्वयन चालू कर देती है। तो वो आप एक ऐसे बड़े शख्स हैं जिनके साथ में बैठने की भी औकात नहीं है। आपने मुझे सम्मान दिया उसके लिए, और यूट्यूब चैनल को आप लोग सब लोग सब्सक्राइब भी कीजिए, क्योंकि ये वो चैनल है जहाँ पे सचमुच जो है आने वाले समय में एक सत्यता को दिखाने वाला चैनल है। आपको जब ये समझ आए ना कि बहुत सारी सोशल मीडिया अलग अलग प्रकार की बातें कर रही हैं, तो यकीन किस पे करें, तो इस YouTube चैनल पे यकीन कर लेना, क्योंकि ये YouTube चैनल सुनील कुमार साहब का है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप बहुत विनम्र हैं, उदार हैं मेरे लिए तारीफ करने में, लेकिन मैं आज आपसे बात करने के लिए यहाँ बैठा हूँ। मैं जानना चाहता हूँ रिकेश जी कि ये भिलाई स्टील प्लांट से चोरी का ये मामला है क्या। मैं शुरुआत से, जिन लोगों ने पहले न देखा हो उनके लिए भी, कि क्या है ये चोरी। मैं थोड़ा विस्तार से बताना आराम से।
एशिया का सबसे बड़ा प्लांट है जी भिलाई स्टील प्लांट। हम रेल की पटरी बनाते हैं, उस पर पूरा भारत दौड़ता है। बिल्कुल। और भिलाई जो है उस स्टील प्लांट के कारण शिक्षाधानी बना, कलाधानी बना, खेलधानी बना। अब बड़े बड़े कथावाचक आते हैं, इसलिए धर्म नगरी भी बन चुके हैं। तो मैंने एक चीज़ ऐसे आकलन किया कि बहुत लोग इस भिलाई में पसीना बहाते हैं, बहुत लोग मेहनत करते हैं, लेकिन जो है वो बड़ा आदमी क्यों नहीं बन पाते, वो अमीर क्यों नहीं बन पाते, क्या ऐसा कारण है? मैं भिलाई स्टील प्लांट के कई अधिकारियों से मिला, भिलाई स्टील प्लांट के कई कर्मचारियों से मिला, तो उन्होंने कहा कि भैया हम तो मेहनत करते हैं, अपनी सैलरी आती है उससे अपना काम करते हैं। बहुत सारे बिजनेसमैन से मिला, वो भी एक लिमिट तक ही कमा पाए। लेकिन कुछ लोहे के व्यापारी, कुछ लोहे के व्यापारी बहुत सारे लोग हैं, लेकिन कुछ लोहे के व्यापारी और कुछ ट्रांसपोर्टर रातों रात कोई 100 करोड़ का आदमी बन गया, कोई 500 का बन गया, कोई 1000 करोड़ का बन गया। तो इस पर मैं तह तक गया कि ऐसा क्यों। तो फिर मुझे पता चला कि लोहे की भिलाई स्टील प्लांट से चोरी होती है। फिर मैंने ये तय किया कि कैसे चोरी हो सकती है। सीआईएसएफ है सबसे बड़ा केंद्रीय बल जिस पे पूरा विश्वास है सबको, वहाँ पे बीएसपी के अधिकारी हैं, 600 से ज़्यादा सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, इतनी पारदर्शिता है। फिर लोहे की चोरी होती कैसे है? तो पता चला आज चोरी नहीं हो रही है, जब सीसीटीवी कैमरा नहीं आया था 40 साल पहले से चोरी हो रही है। उसमें होता ये था कि ट्रकों में लोग जो है एक खांचा बना देते थे। अच्छा जी, और उस खांचे में लोहे को चोरी किया जाता था, उसके ऊपर डस्ट बिछाया जाता था, और उसको जो है वो पूरे ट्रक को न सीआईएसएफ रोकती थी न बीएसपी का कर्मचारी रोकते थे। नहीं तो ये भीतर जाते किस वजह से? ये भीतर जाते थे इस वजह से कि इनको ट्रांसपोर्टिंग का काम मिला हुआ है। किस चीज के ट्रांसपोर्ट का? लोहे के ट्रांसपोर्ट का। लोहे का ही लोहा था जो है ना, ट्रांसपोर्ट? हाँ लोहा जो है ना, दो चीज़ों का था अलग अलग। मैं सारे विषय को बताऊंगा। पहले तो जो भिलाई स्टील प्लांट में सरिया बनता है या कच्चे लोहा से पक्का लोहा बनता है, हाँ। तो उसकी ट्रांसपोर्टिंग होती है। कई लोग उसे खरीद लेते हैं, अलग अलग छोटी छोटी कंपनियां उसे खरीद लेती है। हाँ। तो उसकी ट्रांसपोर्टिंग होती है, दूसरे राज्यों में भी जाता है। तो वो गाड़ी का जब ट्रांसपोर्टिंग होता है तो ऐसे कई गाड़ियों को जो है वो खांचे बना के माल को निकालते थे। दूसरा एक बड़ा काम करते थे चोर लोग, एक रिमोट से जो है धर्म कांटे में उसको हाँ, चिपका देते हाँ, थे, और चिपका के रिमोट उनके पास आता था। हाँ, जिस गाड़ी में चोरी करना है हाँ, तो उसको कम ज़्यादा दिखा देते थे। हाँ, तो एक बार में 50-60 लाख रुपए का लोहा जो है निकल जाता था। एक चीज़ हुआ। दूसरा चीज़, जैसे आपका ये एक कमरा है, हाँ, बीएसपी ने कहा इस कमरे को तोड़ दो, 110 करोड़ रुपए हम आपको देंगे और सामान को आप ही ले जाओ। अच्छा। लेकिन वो 110 करोड़ रुपए का नहीं होता था, वो होता था 1000 करोड़ रुपए का। और वो उसमें ये नियम था कि आपको ना जाते वक्त ना सीआईएसएफ रोकेगी, हाँ, ना बीएसपी के कोई अधिकारी कर्मचारी आपको रोकेंगे। ये छूट कैसे मिलती ये थी? छूट टेंडर में था, टेंडर की टेंडर की शर्तों में थी? था जी, यस, टेंडर की शर्तों। यही मैं सीबीआई जांच की मांग कर रहा हूँ। हाँ, और ये काम मिला था पहले चिनार स्टील कंपनी को और मुंबई की एक एजेंसी को, नाम भूल रहा हूँ मैं। हाँ। अब उन्होंने क्या किया, 110 करोड़ का तो ये मिल गया। टेंडर में ये शर्त रखी गई कि आपकी जांच नहीं होगी। जांच नहीं होगी और आपका धर्म काटा भी नहीं होगा। और आप अगर, मैं जिस पे आरोप लगा रहा हूँ, मान लो SMS 1 है, हाँ, SMS 3 है, हाँ, और ब्लास्ट फर्नेस है, हाँ, ये तीनों को काटा गया। हाँ, आप तीनों का वजन अभी बीएसपी के रिकॉर्ड में मिलेगा क्या? आप पूछ लीजिएगा। वो एक दूसरे पे टालेंगे लेकिन आपको बताएंगे नहीं। एक चीज ये हुआ। हाँ, दूसरा चीज क्या करता था वो, हाँ, इस कमरे को भी तोड़ता था, हाँ, 1000 करोड़ यहाँ से भी ले जाता था। हाँ, और बीएसपी तो अब देखना नहीं है, हाँ, सीआईएसएफ जांच नहीं करेगी। हाँ, तो जितने लोहे रास्ते में दिखते थे, ठीक है, हाँ, और ये जो आपका बाजू वाला कमरा है, हाँ, उसको भी वो तोड़ देता था, उसका लोहा भी वो लेकर चले जाता था। ये लगातार होता था? ये लगातार संगठित होता रूप था, से? ये लगातार होता था संगठित रूप से। इसके अलावा कोई भी गाड़ी के ट्रांसपोर्टर जो होते थे, वो ड्राइवर को कभी आज दिनांक तक पेमेंट नहीं किए, कभी नहीं करते थे, उनकी सैलरी नहीं होती थी हाँ, ड्राइवरों की। हाँ, आप लोहा डेली चोरी कीजिए, हाँ, आप हमको 15 रुपये किलो में बेचिए, हाँ, और वही आपकी सैलरी है। तो वो लालच में टन टन तक पार कर लेते थे ट्रक ड्राइवर लोग। अच्छा। जबकि एक हेल्पर भी रखना है तो वो हेल्पर नहीं रखते थे। हाँ, वो एक किस्म से ठेका था, ठेका था, कि एक चुराओ खाओ। चुराओ और खाओ, हाँ, उसके हिसाब से ठेका था। हाँ, दूसरा,
अभी इसका परिणाम ये निकला इस पूरे मामले को उठाने का, जब हमने देखा कि अमीर कैसे बन रहे हैं और बहुत लोग राजनीति में भी आने का प्रयास कर रहे थे। लोहा चोरी से लोगों को प्रतिदिन 40-50 लाख 60 लाख रुपए प्रतिदिन बांट देते थे मेरे विधानसभा में, कुछ राजनीति में जो आना चाहते थे, आपके विधायक जो लड़ना चाहते आंकड़े ठीक है? 40-50 लाख या 40-50 हजार? नहीं, मैं 40-50 लाख की बात कर रहा हूँ। 40-50 लाख प्रतिदिन एक दिन में बांट दिया जाता था। और जैसे कई समाजों के अध्यक्षों को फ्लैट दे दिया गया। मैं थोड़ा गलत शहर में बसा हुआ हूँ, मुझको उसी तरफ रहना था। लेकिन फिर भी आप नहीं करते क्योंकि आप सुनील कुमार हैं तो इसलिए शायद आप इस चीज़ों से दूर रहते। और उस शहर में तो हम लोग भी पैदा हुए। इतना पैसा बढ़ता है? इसलिए बढ़ता था कि वो पैसा जो था हराम का पैसा था। ठीक है, दूसरा चीज़ क्या था, कई चीज़ों को चेक के माध्यम से भी बांटा जाता था। चेक के माध्यम से भी बांटा जाता था, उसको 1 नंबर 2 नंबर करके, ताकि ये मैसेज ना जाए कि हम कच्चा पैसा बांटते हैं। उसके बाद वो जो पैसा ये लोहा कारोबारी, लोहा ट्रांसपोर्टर यही लोग थे। अच्छा, लेकिन एक बात बताइए, जो टेंडर में ऐसी ढील दी गई, शर्त ऐसी रखी गई टेंडर में, तो ये शर्तें तो बीएसपी के अफसरों ने तय की होंगी। जी बिल्कुल, इसको तो ट्रांसपोर्टर तय नहीं कर सकता। बिल्कुल, उन्होंने ही तय किया। उन्होंने तय किया। हाँ, वो कंपनी के साथ मिलके करते हैं, तो वो हिस्सेदारी उनकी रहती पहले होगी, क्या तो होता ही था, करते पहले होंगे। क्या होता था, मैं जैसे भिलाई स्टील प्लांट का अधिकारी हूँ, आप पे चित परिचित हो, मैं आपको फायदा पहुंचाना चाहता हूँ। मैं आपको पहले बुलाया, ये बिल्डिंग कितने का होगा? बोले इसको पूरा आकलन किया उसने स्क्रैप के बहाने, बोले 1000 का होगा। तो बोले ठीक है, 1000 करोड़ का है, मैं इसको आपको 100 करोड़ में निकाल देता हूँ। अच्छा, ठीक है, 900 करोड़ 900 करोड़ अपन दोनों भाई बांट लेंगे और सीआईएसएफ को दे देंगे और कुछ अधिकारियों को दे देंगे। तो इस प्रकार से प्लानिंग चलती थी वहाँ पे। इस खबर को उठाने के बाद, जिसमें खांचे थे, जिस गाड़ियों में 120 गाड़ियों को डिसमेंटल कर दिया गया। आपके चैनल में बहुत प्रमुखता के साथ मैं बोल रहा हूं, और इसका रिकॉर्ड आरटीओ के पास, दुर्ग आरटीओ के पास है और जिला प्रशासन के पास भी है। 120 गाड़ियां डिसमेंटल हो गई, काट दिया गया। आरटीओ से हटवा दिया गया। हाँ हाँ। और दूसरी बात, एक और बड़ी बात जो बड़ा खुलासा कर रहा हूँ, क्योंकि आज तक मेरे विषय पे, लोहा वाले विषय पे कोई बात नहीं करता है, और आपको कमाना है तो एक वास्तव बता देता हूँ। हाँ। जो यूट्यूब चैनल वाले कमाते हैं, हाँ। आप मेरा प्रोमो दिखा दीजिएगा पहले। हाँ। तो आपको एक बड़ा ऑफर आ जाएगा इसको रोकने के लिए। अच्छा। तो ये जो है आपको भी शायद 100-200 करोड़ मिल जाए। आपके घर वाले अब ऐसे ही आपसे परेशान रहते कि जीवन में कुछ कर नहीं पाए। छोटे छोटे पत्रकार लोग हमारे शहर में 25-25 करोड़ का मकान बना ले रहे हैं, छोटे छोटे यूट्यूबर। ये परिस्थिति है। यूट्यूबर लोग जो अपने आप को पत्रकार कहते हैं। हम लोग यूट्यूब के एक एक वीडियो को देखते हैं कि इसमें कितने हजार की रेवेन्यू हमको हुई है। 2000, 4000, 5000 हो जाए तो हम खुश होते हैं। तो मैं एक खुलासा करने जा रहा हूँ। हमने आपकी गाड़ी को, बीएसपी ने ब्लैक लिस्ट किया। कौन सी गाड़ी को किया? 1076 को। अच्छा, ठीक है, ब्लैक लिस्ट हो गया। चलिए भाई, वहाँ अब कल से आपकी गाड़ी नहीं लगेगी, आपके यहाँ चोरी पकड़ाया गया। हाँ। बीच बीच में लोग ये काम करते थे। अच्छा, मैसेज दिखाने के लिए मैसेज हम कड़ाई बरतते। हाँ, उसका एफआईआर भी दर्ज होता था। अच्छा, समय समय पे। अच्छा। अब क्या किया, जैसे गए ट्रांसपोर्टर को, उन्होंने कहा देखो भाई साहब, हमने ब्लैक लिस्ट किया, इसका मतलब आपको दिल में नहीं लेना है। हाँ। आपको गाड़ी को 2076 कर दीजिए। उसी गाड़ी को केवल नंबर प्लेट चेंज करनी है। और 2076 की 100 गाड़ी वहां चल रही है। एक व्यक्ति देखने वाला नहीं, एक सीआईएसएफ का अधिकारी देखने वाला नहीं, एक भिलाई स्टील प्लांट का एक अधिकारी देखने को तैयार नहीं। और ऐसे ना जाने कितने दिनों तक वो चलता रहा, काफी चलता रहा। ये आप पिछले कितने सालों का बतला रहे हैं? मैं आपको 40 सालों को बता रहा हूँ। नहीं, आप इसमें पीछे जा कहाँ तक पाए हैं? मैं पीछे वहां तक जा पाया हूँ जहां तक SMS 1, SMS 2 और ब्लास्ट फर्नेस कटा, और जहां पे 120 गाड़ियां अभी डिसमेंटल हुई। ये कितने साल पहले की बात है? ये तो ऐसे 2020 की बात है, जो कंपनियां जो टूटी कटी। हाँ, यानी पिछले 5-6 साल का 5-6 साल का तो ये रिकॉर्ड है। और 40 साल का रिकॉर्ड देखोगे तो मत पूछो। और ये पैसा सिर्फ एक पार्टी को हराने के लिए काम करती थी। यस, प्रमाण है मेरे पास। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम हुआ। 3 साल में डॉक्टर रमन सिंह की सरकार को डैमेज करने का काम हुआ। अब उसमें होता क्या है, पूरा फोकस जो भी मुख्यमंत्री बनता है, उसका फोकस जो होता है पूरे छत्तीसगढ़ राज्य को कैसे मैं समृद्ध बनाऊं, कैसी मैं योजनाओं को लॉन्च करूं मैं, और कैसे अपने
प्रदेश की प्रगति करूं मैं और अपने पार्टी संगठन को कैसे मजबूत करूं। बिल्कुल। भिलाई स्टील प्लांट जो है केंद्रीय संपत्ति है, राष्ट्रीय संपत्ति है। उससे मकान वकान अफसर ले लेते वो हैं, ले लेते हैं, वो मकान ले लेते हैं, वही सीमा है उसकी। वही उनकी सीमा है। हाँ। और वो सीमा वो अधिकारी जानते थे। कुछ अधिकारी जो लोग मलाई खाना जानते हैं, जिनको मालूम है कि अधिकारी राज्य के कि बीएसपी के। मैं आपको ये भी स्पष्ट कर दूं, राज्य के भी अधिकारी, केंद्र के भी अधिकारी और बीएसपी के भी अधिकारी। अच्छा, मैं एक एक खुलासा करूंगा आज आपके पास। वो क्या करते थे, उनको मालूम है कि गड्ढा जो है, हमको अगर बंजर जमीन है तो हमको प्यासा मतलब पानी कहाँ से निकाले, तो वो जो है वो कहीं से भी रास्ता निकाल लेते थे। गवर्नमेंट में क्या होता है, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट में कहाँ शराब घोटाला हुआ, कहाँ पे धान का घोटाला हुआ, कहाँ पे भर्ती घोटाला हुआ, पूरा प्रदेश और प्रदेश के नेता इसी में लग जाते थे। हाँ, लेकिन हाँ, चालाक नेता, चालाक अफसर 40 सालों से भिलाई स्टील प्लांट को खोखला कर रहे थे। आप इस विषय को समझिए गौर से। तो ये बीजेपी को हराने के लिए ये पैसा इस्तेमाल होता था, ये अंदाज आपको कैसे लगा? ये अंदाज जब मैं यही खोजने लगा ना कि अमीर कैसे बनते हैं लोग, तब पता चला कि ये तो पूरा जो पैसा है, ये कंप्लीट पैसा, क्योंकि जो व्यक्ति लोग अभी जो चुनाव में मेरे 40-50 लाख रुपए जो बांटने वाले थे, बांटते थे, उन लोग सब लोग एक दल से जुड़े हुए थे। ऐसा? हाँ, एक दल से जुड़े हुए थे जो बीजेपी के अगेंस्ट है। और वो उनके जितने नेता हैं, आज से 40 साल पहले के पुराने नेता, वो मैं सीबीआई जांच में नेताओं का खुलासा करूंगा जब सीबीआई मुझसे पूछेगी। तो उनको जिताने में, और दुर्ग जिले में जो हमारी हार होती थी, वैसे कई बार हरा भी नहीं पाते थे क्योंकि नेता उतना लोकप्रिय होता था। जैसे मुझे हराने का प्रयास किया तो मैं 40,000 से जीता। आज तक कोई वैसा मेरे विधानसभा में 40,000 से कोई नहीं जीत पाया, मैंने जीता। यानी पैसा पूरी तरह से काम नहीं आया? काम नहीं आता, क्योंकि आप देखिए ना, अगर पैसा काम आता तो बड़े बड़े उद्योगपति आज विधायक और सांसद होते। तो वो हराने की भरपूर कोशिश की। भिलाई नगर निगम का चुनाव बीजेपी एक ही बार जीती है 25 सालों में। इसको हराने में भी पैसा, पूरा पैसा इसी का लगता है। हाँ, और आपको एक बता देते हैं, एक और खुलासा। एक राजनीतिक दल का कार्यालय बना है दिल्ली में। वहां पे 100 टन से ज्यादा लोहा, वो भिलाई स्टील प्लांट का चोरी का लोहा गया है। और एक राजनीतिक दल के नेताओं को जो पैसा जाता था, उनके नेताओं को, वो भी जो है पैसा, वो सीधा जो है वहीं दिल्ली जाता था। ये चोरी का पैसा, ये चोरी का पैसा सब कोई ढूंढने लग गए छत्तीसगढ़ में। लेकिन वो खेल ऐसा हुआ कि वहां से वो पूरा वो चोरी करना आसान था, अधिकारियों को सेट करना आसान था। मैंने कहा था सीआईएसएफ के अधिकारी 7 अधिकारी अभी पकड़ाए हैं, 7 निलंबित हो गए। मैंने बीएसपी के अधिकारी कहा, जीएम और एजीएम और डिप्टी जीएम ये लोग पकड़ा गए। ठीक है, इसके अलावा जो है अभी बड़े बड़े लोग पकड़ाना, और सीबीआई आने दो ना, सीबीआई आने दो। आप ये देख लेना कि ऐसे ऐसे वर्दीधारी मिलेंगे आपको जो आपको लगता होगा कि ये तो इससे अच्छा मैं 2 चीजें समझना चाहता हूं। जी। अभी अफसरों से, सुरक्षा कर्मचारियों से परे जो गिरफ्तारी हुई है, एक तो आप ही के पार्टी के कोषाध्यक्ष की हुई है, वहां के स्थानीय कोषाध्यक्ष की। जी। तो क्या ये आपके पार्टी के कोषाध्यक्ष रहते हुए आपकी पार्टी को हराने का काम कर रहे थे? नहीं, इसमें 2 विषय है। ये जो व्यक्ति जो पकड़ाया है, ये पहले भाजपा में नहीं था। अच्छा, ठीक है, ये भाजपा में नहीं था। ये उसी व्यक्ति के साथ था जो व्यक्ति प्रतिदिन 40-50 लाख रुपए बांटता था। ये किसको बांटते थे, क्यों? ये जनता को बांटते थे। वैशाली नगर विधानसभा जीतना है, और उसको ये लगाया गया था काम में कि आपको वैशाली नगर के साथ साथ भिलाई नगर को भी डैमेज करना है। 3-4 विधानसभा को आपको डैमेज करना है, एक विधानसभा हम आपको दे देंगे। अच्छा, टिकट आपको दे देंगे। अच्छा, टिकट का भी सौदा था? टिकट का भी सौदा था और जीत का भी सौदा था। तो ये जो कोषाध्यक्ष पकड़ाया है भारतीय जनता पार्टी का, ये कोषाध्यक्ष उसी का सहभागी था 25 सालों से। और भाजपा में बहुत भाजपा में पुराना नहीं है। 1 साल पहले मंडल का कोषाध्यक्ष बना, और बहुत चालाकी के साथ जांच टीम ने भाजपा के तरफ घुमाने का प्रयास किया। हमारे ही राज्य में हमारी ही पुलिस बड़े चालाकी के साथ भाजपा की तरफ, क्योंकि इनकी पकड़ बहुत जबरदस्त है। ये बतलाइए मुझको, इसके पास जो चोरी का इतना पैसा आता था जी,
क्या वो पैसा इसके पास देख के आपके पार्टी ने कोषाध्यक्ष उसको बनाया? कोष तो इसके पास है ही नहीं, है। अगर उस नियत से बनाते तो जिले का कोषाध्यक्ष बनाते, प्रदेश का हाँ, कोषाध्यक्ष ये बात तो बनाते। है। हाँ, हमने मंडल का कोषाध्यक्ष बनाया। उतने छोटे के लायक पैसा नहीं था, पैसा बहुत बड़ा पैसा था। बहुत बड़ा था। वो हमारे प्रदेश के एक कद्दावर नेता है, उसका समर्थक था वो। अच्छा। उसके घरेलू संबंध थे उसके, तो वो उसके कारण जो है उसे बनाया गया। अच्छा, ठीक है, लेकिन अब ये कद्दावर नेता कौन से पार्टी के वो थे? हमारी इस पार्टी के थे। हाँ, लेकिन उसके फैमिली, आपके जिले में कांग्रेस के भी बड़े बड़े कद्दावर नहीं, नेता मैं हैं, उस पर आ रहा हूँ, इसलिए मैं उस पर आ रहा हूँ अभी। हाँ। तो उसमें क्या है ना, यही जो व्यक्ति, मुझे तो अब ये भी लगता है कि ये इस व्यक्ति को, उसी व्यक्ति ने हमारी पार्टी में कोषाध्यक्ष बना दिया, हाँ, जो डेली 40 लाख रुपए जो वो करता था। अब उसने प्लानिंग के साथ हम्म, पूरे कड़ी को भाजपा के तरफ घुमाया। अब हुआ क्या, पहली बार चरणदास महंत जी का बयान आता है, पहली बार दीपक बैज जी का बयान आता है, पहली बार कांग्रेस के बड़े बड़े नेता का बयान आता है। देखिए विकेश सिंह जी, लोहा चोर तो आपकी पार्टी का निकला, लेकिन आप ये बताइए, ये एक प्लानिंग है। और ये देखिए, ऐसी प्लानिंग है कि अधिकारी जो हैं वो कुछ भी कर जाते हैं। लेकिन चूंकि ये लड़ाई में छोड़ा नहीं हूं, ये लड़ाई उन सभी अफसरों को जेल भेजा जाएगा, चाहे वो राज्य के हो चाहे वो केंद्र के हो, जिन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी की छवि को खराब करने की कोशिश की है, उन अधिकारियों को छोड़ा नहीं जाएगा। लेकिन आपने 2-3 दिन पहले का मुझको याद है, ये लिखा था कि ये लोहा चोरी के मामले में आज 8 बजे एक बड़ा खुलासा करूंगा। जी 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 जी, वो नहीं हुआ? हुआ ना, किया मैंने, किया है? हाँ, मैंने किया है। मैंने उसमें किया है, मैंने ये लिखा था, आप शायद ठीक से नहीं पढ़ पाए, कि अब जो हर 1 घंटे में जो मैं पोस्ट डालता था, वो ना डाल के अब एक टाइम डालूंगा 8 बजे। अच्छा, ऐसा था? हाँ, और खुलासा ये था, एक मोदी जी को भी जब कोई महत्वपूर्ण घोषणा करनी रहती है तो 8 बजे करते थे। 8 हमारे पार्टी के लिए लक्की है। ऐसा? जी जी जी, 8 PM, 8 PM, जी 8 PM एक वो कुछ इश्तहार भी आता था कोई जी ब्रांड जी का। जी जी जी, काफी लोकप्रिय था वो। हाँ, आप लोग के जमाने का था। तो उसमें ये हुआ कि एक भिलाई स्टील प्लांट से फिर दूसरा पहलू आई है। आप दूसरे पहलू में भिलाई स्टील प्लांट का लोहा जाता कहाँ था? हाँ, तो एक तो जो 120 गाड़ियां लगी थी, वो एक पर्टिकुलर एक ट्रांसपोर्टर के यहाँ जाती थी। एक ट्रांसपोर्टर अभी भी, हाँ, जाती थी वहां से अभी भी भिलाई स्टील प्लांट में आप ट्रक लगाना चाहें, आपकी ट्रक नहीं लगेगी। सीएम साहब अपना लगाना चाहे, उनका भी नहीं लगेगा। भूपेश बघेल भी चाहेंगे, नहीं लगेगा। ये ट्रांसपोर्ट माफिया इतना मजबूत है वहाँ। यूनियन चलाते हैं, यूनियन चला। हाँ, यूनियन चलाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक ही ट्रांसपोर्टर जो है यूनियन चलाएगा उसकी। और भारत देश का कोई ट्रांसपोर्टर गाड़ी को ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकता। इसमें ऐसा मोनोपोली है वहाँ? ऐसा मोनोपोली है क्योंकि उसके पीछे कारण है। क्या? उसके पीछे कारण ये है कि जो नेता है, चाहे कोई भी नेता है, और जो बड़े बड़े प्रशासनिक अधिकारी हैं, वो सारे लोग क्या है, उनको उसका पैसा 700 रुपये पर गाड़ी लिया जाता है। तो महीने में 4-5 करोड़ रुपये, कभी 5 करोड़ इकट्ठा हो जाता है, कभी 50 लाख होता है। ये दूसरे ट्रांसपोर्टरों की गाड़ियों पे लेता है, ये दूसरी गाड़ियों पे लेता है 700 रुपये पर गाड़ी। जी जी जी, ये रंगदारी है एक किस्म का, बोल सकते हैं। हाँ, और इसको कोई तोड़ नहीं पाया। और छत्तीसगढ़ के अफसरों में इतना खून बचा नहीं है। लेकिन बड़ी बड़ी पुलिस के अफसर वहाँ रहते हैं, आईजी का ऑफिस वहाँ पे है, ट्रांसपोर्ट के बड़े बड़े अफसर हैं, कलेक्टर वगैरह बड़े दमदार वहाँ जाते हैं, ऐसा चर्चा सुन। भिलाई स्टील प्लांट के मामले पे सब कमजोर पड़ जाते हैं। ऐसा? इनकी क्या राजनीतिक मजबूरियाँ हैं, इनकी क्या प्रशासनिक मजबूरियाँ हैं, ये अभी के खुलासे में समझ नहीं आया। लेकिन एक बात मुझको बतलाइए, भिलाई के दुर्ग के जो सांसद रहते हैं, जो भी रहे, जी जी, वो तो इस्पात मंत्रालय की कमेटी में रहते हैं, हमेशा से परंपरागत रूप से इस्पात एवं खान मंत्रालय होता था, उसके संसदीय सलाहकार समिति में रहते थे। जी जी जी, चंदूलाल चंद्राकर जी भी थे, बाद के लोग भी थे। तो ये लोग भी कुछ उस कमेटी में नहीं उठा पाए इस मामले को? अब इस विषय पे तो सांसद जी से आप पूछेंगे, वही बता पाएंगे। मैं तो नहीं जानता। लेकिन वर्तमान में इस्पात कमेटी में जो सांसद हैं अभी, रूप कुमारी चौधरी जी, उन्होंने इसे कमेटी में बहुत दमदारी से उठाया। ऐसा? रूप कुमारी चौधरी और 2-3 और सांसद, जिन्होंने स्टील मिनिस्टर के सामने अपना
पक्ष रखा कि राष्ट्रीय संपत्ति का नुकसान हो रहा है। उसमें संतोष पांडे जी राजनांदगांव सांसद, उसमें रूप कुमारी चौधरी जी महासमुंद सांसद, महेश कश्यप जी बस्तर सांसद, और हमारी राज्यसभा सांसद लक्ष्मी वर्मा जी ने अभी दमदारी से इस विषय को उठाया। अच्छा। दूसरा डीजी का वो क्या कहेंगे, पूरे देश भर के जो सीआईएसएफ के हेड हैं, क्या बोलेंगे उनको डीजी ही कहते हैं, डीजी ही कहते हैं, डायरेक्टर सीआईएसएफ। जी, उनसे मेरी मुलाकात हुई दिल्ली में अभी 2 दिन पहले। उन्होंने बताया, रिकेश जी आपके आवाज़ उठाने के बाद हमने सीआईएसएफ के डीआईजी को हटा दिया, हमने सारे जितने उस प्लांट के अंदर हवलदार से लेके जो थे 700 से ज़्यादा हमने पोस्टिंग हटा दी है, हमने पूरा फेरबदल कर दिया है। आंकड़ा शायद मैं भूल रहा हूँ, तो वो उन्होंने सैकड़ों में है, सैकड़ों में हमने हटा दिया। अब हमने नियम ला दिया है कि गाड़ी में 2 हेल्पर होना चाहिए। आज तक एक भी हेल्पर नहीं था, जो नियम के विपरीत था। अच्छा। अब डुप्लीकेट आपके ट्रक के कागज नहीं चलेंगे, अब ओरिजिनल कागज चलेंगे, वो भी जो है उसकी वेरीफाई होगी। अच्छा। दूसरा, जैसे ही आप गेट पे घुसोगे एक सीआईएसएफ का जवान आपकी गाड़ी में बैठ जाएगा। जहां माल भरोगे वहां पे एक सब इंस्पेक्टर लेवल का सीआईएसएफ का अधिकारी पहुंच जाएगा। सारे सीसीटीवी को खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं दिल्ली से। अच्छा। और बीएसपी के अधिकारियों को चिन्हांकित किया जा रहा है। जितने डीआईजी वहां से रिटायर्ड हो गए हैं या तबादला हो गया है, उनकी इंक्वायरी सीआईएसएफ खुद चालू कर दी है। ये थोड़ा आप मधुमक्खी का बहुत ज़्यादा बड़े छत्ते में हाथ नहीं डाल दिए हो? देखिए, अगर हजारों करोड़ का ऐसा घोटाला हो रहा है, तो ये तो आप ही का शहर है, जहाँ हमारा दोस्त था शंकर गुहा नियोगी जी, जिसको पलटन मल्लाह को थोड़ा सा पैसा दे के निपटा दिए थे। जी। क्या इसीलिए आपने 2-4 दिन पहले फेसबुक पे लिखा था कि कुछ सुरक्षा कारणों से मेरे कार्यक्रम की समय और जगह की जानकारी नहीं दी जाएगी अभी? जी। कोई ऐसा खतरा, कोई ऐसा धमकी, चेतावनी, इशारा, खबर, सुगबुगाहट कुछ ऐसी लगी है? ऐसी लगी है, और अलग अलग लोग जो हैं, क्योंकि आपने सही कहा है, बहुत बड़े विषय को मैंने छू लिया है और इस पे खतरा तो है। इतने बड़े पैसे में तो लोग कत्लेआम करवा सकते हैं, सरकार बना सकते हैं, सरकार गिरा सकते हैं। आज तो 10-20 लाख रुपए में किसी छोटे वोटे को निपटा देते हैं, 50,000 में निपटा देते हैं। तो मैं इसमें ना एक बड़ा चीज़ मैंने सोचा है कि जिस शहर में आपका जन्म हुआ है, जिस शहर में आपका कर्म हुआ है, उसमें कर्जा उतार दो। बिल्कुल, अच्छा सोचे हैं। और दूसरी बात क्या है, जिसको भी मैं जनप्रतिनिधि बनते देखता हूँ, मैं ऐसा नहीं कि मैं सब पे आरोप लगा रहा हूँ, बहुत जनप्रतिनिधि बहुत अच्छे होते हैं, जिसके हमारी मिसाल है नरेंद्र मोदी जी, विष्णुदेव साय, ओपी चौधरी, डॉक्टर अमन सिंह जी, ऐसे बहुत से ऐसे लोग हैं जो पैसे की तरफ देखते भी नहीं हैं, जो जनता को देखते हैं। बहुत लोग जल्दी जनप्रतिनिधि बन के बहुत जल्दी पैसा कमाने की तरफ भागते हैं। मेरी खुद की इतनी सारी योजनाएं चल रही है, मैं एक योजना चालू करता हूँ, 10 उद्योगपति, 10 एनजीओ वाले आ जाते हैं कि हम आपकी इस योजना में साथ देंगे। एक डायलिसिस चालू किया मैंने 1 रुपये में, जिस दिन चालू किया शाम को पति पत्नी एक आ गए, बोले बेटा कब से करोगे? मैं बोला आंटी अभी तो 3 महीने बाद करूँगा, अभी योजना बनाऊंगा, लेकिन घोषणा आज कर दिया हूँ। बोले 2 मशीन हमारे तरफ से। मतलब आंटी 2 मशीन 50 लाख का आएगा। बोले बेटा मेरी बच्चे की मौत डायलिसिस से हुई है, 50 लाख रुपए अलग से रखी हूँ 2 मशीन के लिए। तो हाथ खड़े हैं देने के लिए। मैं जितने विवादों में रहता हूँ, जितनी भी एक्टिविटी करता हूँ, जो भी करता हूँ, उसके पीछे मेरा विज़न रहता है, काम करने की विज़न रहती है, तो मैं काम करता हूँ। और ये जो जिस पे मैंने हाथ डाला है, ऐसे कई लोग कई लेटर मेरे को फेंक के चले जा रहे हैं मेरे घर के बाहर, ऐसा जी, अलग अलग धमकी दे हैं, लेकिन मैं उसको पुलिस को नहीं देता हूँ, मैं उसको किसी को बताता भी नहीं हूँ। इसलिए नहीं बताता, लोग सोचेंगे कि किस तरह की आ रही है, धमकी इसलिए कि इस केस से पीछे हट जाओ, इस केस से पीछे हट जाओ, इससे नुकसान हो सकता है। लेकिन मैं इसलिए पीछे नहीं हट रहा हूँ क्योंकि मैं लड़ना चाहता हूँ भिलाई के लिए, भिलाई के लिए काम करना चाहता हूँ, और मुझे मेरी सरकार पे भरोसा है कि मुझे कुछ नहीं होगा। मेरी सरकार जब एक एक व्यक्ति की सुरक्षा कर सकती तो मेरी विधायक की भी सुरक्षा। भिलाई में मेरे एक दोस्त रहते थे, वो माइनिंग सेक्टर के वकील थे, गुजर गए जी। उन्होंने बहुत सारे उद्योगपतियों के तरफ से माइनिंग का काम किया। जी जी। सरकारों में रिप्रेजेंट करना, माइनिंग लीज दिलवाना, सब काम करते थे।
बीएसपी के हितों के खिलाफ कोई भी मामला आता था तो उसको मना कर देते थे वो। जी उनका कहना था कि मेरे पिता ने यही काम किया बीएसपी में, ड्राइवरी किया, ऐसा कुछ किया था, मैं अभी भूल रहा हूँ। तो बीएसपी का नमक खा के ही हम पूरी ज़िंदगी बड़े हुए जी हैं। तो बीएसपी के खिलाफ मैं कोई केस नहीं लड़ूंगा जी और बीएसपी के हितों के खिलाफ भी अगर कोई मामला आएगा तो मैं पीछे हट जाऊंगा। ये उन्होंने मरने तक निभाया इसको। जी तो जो आप बोल रहे हैं उससे मुझको याद आ रही है जी। उनकी। तो उसमें ना एक विषय और है कि क्या है, कैसे भी राष्ट्रीय संपत्ति बच जाए, कोई पत्रकार नहीं उठा रहा है इस विषय को। 2-4 ही चैनल है जो इस पे लड़ाई लड़ रहे हैं। आप अगर यहाँ तक मुझे लाए हैं तो मुझे पूरा यकीन अब सीबीआई जांच भी होगा। बिल्कुल। मैं इसको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी लगा रहा हूँ सीबीआई जांच के लिए। और एक कोई चीफ विजिलेंस कमिश्नर को एक जी लेटर गया है मैंने ना राष्ट्रपति के यहाँ से? राष्ट्रपति को पत्र लिखा था और राष्ट्रपति महोदय जी ने उसे विजिलेंस को दे दिया है। एफआईआर दर्ज हो रही है उस पर, और उस पर मेरा बयान भी दर्ज होगा कि मैं किस आधार पर आरोप लगा रहा हूँ। अब मुझको एक बात थोड़ा बतलाइए, असली राजनीति की बात मैं समझ लूँ आपसे ज़रा। इतने बड़े मामले को आपने उठाया, बखेड़ा जो है एक विधायक के क्षमता से थोड़ा ज़्यादा ही बड़ा है ये। आपके पार्टी के किसी स्तर पे आपको रोकने की कोशिश नहीं हुई? क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, हमारे यहाँ के लोगों को भी कुछ मिलता होगा, क्यों ऐसा कर रहे हो, सरकार हमारी बदनाम होगी, इस तरह की कोई बात आपको, एक जिसको समझाइश देना कहते हैं पुलिस के जुबान में, आपको कुछ ऐसा नहीं हुआ? मुझे पार्टी के लोगों ने और सरकार के लोगों ने एक ही विषय कहा, नरेंद्र मोदी जी का विज़न है, राष्ट्र की संपत्ति का नुकसान नहीं होना चाहिए। कल एक मंत्री ने मुझे फ़ोन किया, उसने कहा कि तू सेफ है ना? मतलब मैं सेफ हूँ, अपना ध्यान रखना, बहुत चिंता लगी रहती है, तू जो मिशन पे आगे बढ़ा है इसमें रास्ता बहुत कठिन है, तेरे ऊपर भी दाग लग सकते हैं। मैंने बोला मैं बहुत आगे सोच समझ के जो है मैं आगे बढ़ रहा हूँ और मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई किंतु या परंतु होगी, कोई विषय आएगा। तो मैंने साफ शब्दों में उन्होंने मेरी चिंता व्यक्त की और माननीय मुख्यमंत्री जी ने और डॉक्टर रमन सिंह जी ने मुझे एक ही लाइन कहा कि हमको जो करना है हम साइलेंट करेंगे और तुम जो कर रहे हो बस इतना ध्यान रखना, सब लोग तुम्हें जल्दी घेरने की कोशिश करते हैं हर विषय पे, तुम बस बच के निकलना और तुम जो है इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाना, बैक मत होना। ऐसा जी, सभी लोगों ने, सब लोग मेरी मजबूती से खड़े हैं। तो ये आपको भरोसा तो बहुत सॉलिड मिला है, बड़ा भरोसा मिला है। जी जी। और इसका नतीजा भी दिखा, इसका नतीजा दिखा अगर सीआईएसएफ के इतने अधिकारी चेंज हो गए तो बिना सीएम साहब के नहीं हो सकता। मुझे लगता है कि कई बार मुझे बोलते नहीं है क्योंकि मैं थोड़ा जज्बाती हूँ, थोड़ा हौसला ज़्यादा बढ़ा लेता हूँ, थोड़ा सा मैं, वो मुझे एक कदम इशारा करेंगे तो मैं 100 कदम दौड़ जाता हूँ। तो कुछ बचपना मेरे अंदर है, ऐसा उनको लगता है कि मैच्योर्ड नहीं है विकेश। अच्छा, थोड़ा सा हर विषय हम इनको नहीं बताएंगे, लेकिन जितनी कार्यवाही हो रही है, राष्ट्रपति भवन अगर संज्ञान ले रहा है, अगर विजिलेंस संज्ञान ले रहा है, अगर सीआईएसएफ के इतने अधिकारी और जवान वो हो गए, अगर 17 गिरफ्तारी हो गई अभी वर्तमान में, छत्तीसगढ़ पुलिस ने 17 गिरफ्तारी कर दी, तो ये तभी हो रहा है ना जब सीएम साहब का आशीर्वाद। लेकिन आपकी सीबीआई जांच की मांग अभी खड़ी हुई है। जी जी, वो हटी नहीं है मांग। जी नहीं, उस पर तो मैं कोर्ट जाने वाला हूँ। दूसरा मुझको ये बतलाइए, मैं थोड़ा हैरान होता हूँ आपके विधानसभा क्षेत्र के कार्यक्रम देखकर कि अंतहीन कार्यक्रम आपके चल रहे हैं। इसके लिए ये चल रहा है, उसके लिए वो चल रहा है, तो दोनों पैर से विकलांग के लिए इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर है, तो फलाने के लिए डायलिसिस का आपने कहा, अभी जैन जी के लिए आपका इतना अनाउंसमेंट आया है, इतना खर्च जो है कहीं न कहीं से जनता के बीच से कहीं से आता होगा। इसमें आपको ये लालच नहीं दिया गया कि हम आपके लिए ये हर दिन का 10-20 लाख का ये इंतज़ाम कर देते हैं, आप चलाते रहिए अपनी योजना, आपकी सीट मजबूत हो जाएगी, केवल इसी एक चीज़ को छोड़ दीजिए। देखिए, इसमें स्पष्ट है, इतना बड़ा ये लोहे का जाल है, करोड़ों रुपए का खेल है, बहुत ऑफर आ रहे हैं। ऑफर ये यहाँ तक के है कि आप सोच नहीं सकते। एक विधायक जो है पूरे राज्य में उतना, पूरे देश में उतना नहीं कमाएगा जितना मैं कमा सकता हूँ, ऐसा। लेकिन भिलाई का जो कर्ज है ना,
उसको चुकाना है। और हमारी पार्टी ने ना, मतलब मोदी जी को मैं देखता हूँ, मैं यहाँ के संगठन महामंत्री को देखता हूँ, पवन साय जी को, मैं अपने यहाँ अजय जमवाल जी को देखता हूँ, खास तौर से मोदी जी को तो देखता हूँ, लेकिन ये दोनों को ज़्यादा इसलिए देखता हूँ, कभी इस गली में, कभी उस शहर में, कभी उस राज्य में, सुबह से शाम जो पसीना बहाते हैं, और किसके लिए वो बहाते हैं? कमल निशान के लिए। किसके लिए बहाते हैं? कि हमारी पार्टी मजबूत हो। और ऐसे लोग जो पार्टी को लेकर इतनी मजबूती से चल रहे हैं, और मैं अजय जमवाल जी को देखता हूँ कि आज यहाँ है, शाम को मध्य प्रदेश में है। आज इसका डेथ हुआ तो उसमें भी शामिल हुए, पार्टी के मध्य प्रदेश में कोई कार्यक्रम हुआ, कोई डेथ हुआ तो उसके कार्यक्रम में भी जा रहे हैं। हम लोग विधायक हो कितना नहीं दौड़ पाते हैं। ये दोनों को जब देखता हूँ ना मैं, पवन साय जी को, अजय जमवाल जी को, तो मुझे समझ आता है कि पार्टी क्या है। और पैसा, आप छत्तीसगढ़ के पत्रकारिता में जो है मध्य प्रदेश के समय से हैं, आप, मुझे लगता है कि मैं जहाँ पे भी आपका नाम लूँ, आप आज के समय में मतलब नया रायपुर खरीद सकते थे, इतना मौका आपको ईश्वर ने दिया। लेकिन आप अपने विचार को नहीं छोड़े, अपने संघर्ष को नहीं छोड़े, अपने सच्चाई को नहीं छोड़े, और आप एक नाम कमाना चाहते थे छत्तीसगढ़ में। पैसा कौन नहीं कमाना चाहता? पैसा मैं क्यों नहीं कमाना चाहूँगा? पैसा मैं क्यों नहीं कमाना चाहूँगा? मेरा भी घर परिवार है, मेरे भी खर्चे हैं, क्यों नहीं करूँगा? लेकिन सरकार जो 2 लाख रुपए मुझे मानदेय देती है, मैं उसमें खुश हूँ। मेडिकल सुविधा देती है मुझे यात्रा भत्ता देती है। इससे ज़्यादा आप क्या कर लोगे? घर में हम लोग 2 लोग, पेंशन भी मिलेगी। फिर उसके बाद अगर मुझे कुछ हो गया, मैं अगर इस दुनिया में नहीं रहा, मेरी पत्नी को 1 लाख रुपए मिलेगा। और दूसरी बात, हम लोग घर में सिर्फ 2 सदस्य हैं, मैं और मेरी धर्म पत्नी, क्या कर लेंगे पैसे का? और दूसरा चीज़ ये विषय है कि जितनी योजनाएं मैं ला रहा हूँ, क्या इस पे पैसे नहीं लग रहे हैं? हाँ, मैं वो हैरान। और अगर उद्योगपति दे रहा है तो उद्योगपति ये तो नहीं पूछ रहा है कि आपने आज बताइए कितना कराया। वो तो मुझे बोला कि ठीक है, एक्सरे वाले का पैसा हम देंगे, और वो सीधे एक्सरे वाले को पहुंचा देते हैं। हो सकता है मैं उनसे बोलता कि काम करो, आप जो 1 लाख यहाँ मेरे को दो, मैं 90,000 वहाँ देता, 10,000 अपने पास रख लेता। और मैं इतना दिमाग, इतना माइंड लाता कहाँ से अगर मैं पैसे के पीछे भागता तो? और भारत देश का एक लौता नाई समाज का मैं विधायक हूँ। अति पिछड़ा जाति से अति पिछड़ा एक ही विधायक है आपके छत्तीसगढ़ में। मैं अकेला विधायक हूँ पूरे भारत देश में, अकेला विधायक हूँ। उस पार्टी का भरोसा कैसे तोड़ दूं मैं? उस सरकार का भरोसा कैसे तोड़ दूं मैं? हाँ, मुझे जो नहीं जानते हैं, जो आज के विकेश को जानते हैं, जो राजू को नहीं जानते, राजू यानी मैं 9th क्लास में मैं काम करता था। मैं 9th क्लास तक 10th क्लास तक दाढ़ी कटिंग बनाता था अपने पिताजी के सैलून में। मैं धर्म काटा, एक रुक्मणी धर्म काटा भिलाई बड़ा फेमस है, वहाँ मैं काम करता था। एक केमिकल फैक्ट्री थी, उसमें मैं लेबर था, भट्टे में कोयला डालता था बेलचे से, और वो पैसा 750 में पास आता था। फीस पटाता था, और फीस पटा के किताब कापी उसी 750 लेता था। उसी 750 पहला इलेक्शन 21 साल की उम्र में भारत देश का कम उम्र का पार्षद बना। अच्छा, तो ये मेरे संघर्ष की कहानी है। पैसे को मैं करूँगा क्या? और पैसा जो भी ऐसा लगता है कि कोई हाथ बढ़ा रहा है, तो मैं कहता हूं कि उसको एक काम करो, तुम इसमें लगा दो। ऐसा जी। ये कांग्रेस के भी बड़े बड़े नेता हैं दुर्ग जिले में, उनकी कोई सीधी सीधी प्रतिक्रिया, कोई पर्दे के पीछे का मैसेज इस लोहा चोरी के मामले में, कोई संदेश किसी तरह का आपको मिला क्या? उनकी जो चुप्पी है वो बड़ा संदेहास्पद है। ऐसा, क्योंकि इतना बड़ा जो विषय हो रहा है, जिसको लेके प्रदेश संज्ञान लिया रहा है, चरणदास महेंद्र ने, लेकिन दूसरे राज्य के, दूसरे प्रदेश, दूसरे जिले के रहते हुए, और शायद वो दिल्ली में थे, और दिल्ली में थे। और मुझे बोला, हमारे यहाँ बयान आया, तो मैंने उनको फोन किया तो उन्होंने मुझको कहा कि भाई जी मैं दिल्ली में हूँ। हाँ, उन्होंने दिल्ली में थे। उन्होंने कहा विकेश जो बोल रहा है वो सच बोल रहा है, उसकी जांच होनी चाहिए। फिर मैंने उनको ट्वीट किया और कहा कि अगर मैं सच हूँ चरणदास महेंद्र जी, तो एक पत्र आप भी सीबीआई जांच के लिए सरकार को दे देते। और वो इसलिए मान जाएंगे, वो इसलिए मान जाएंगे क्योंकि मुझे ऐसा लगता है उनको जो लोग नापसंद करते हैं इस प्रदेश में, वो सारे लोग उस गिरफ्त में आ जाएंगे। तो चरणदास महेंद्र जी की भी आत्मा को संतुष्टि मिलेगी। आत्मा ने अभी तो जिंदा है ना, जिंदा है। आत्मा मतलब
अंतरात्मा, अच्छा, उनके दिल को सुकून मिलेगा। मैं समझा हाँ। एक्चुअली आत्मा शब्द का इस्तेमाल नहीं, आत्मा थोड़ा- मतलब अंतरात्मा, दिल। हाँ, हाँ। अभी तो उनकी हसरतें भी बाकी हैं, अभी तो हसरतें तो इतने ज़्यादा बाकी हैं कि हम विधानसभा में उनको सुनने में बड़ा मज़ा आता है। और मैं तो सौभाग्यशाली विधायक हूँ, नेता विपक्ष, विधानसभा अध्यक्ष और सीएम साहब, हाँ। तीनों एक ही नेचर के हैं। हाँ, एक ही नेचर। ना इनका ये नेचर तो, बदल हुआ है, ना इनका ये तो सिग्नेचर बदल हुआ है। दुर्लभ है ये। दुर्लभ है, दुर्लभ है। हाँ। तो वो बड़ा मैं सुनता हूँ। हाँ। मैं बहुत बड़ा फैन हूँ उनका, बहुत बड़ा फैन हूँ। यानी सहज या सरल, ये दोनों शब्द जो तो हैं, अगर ये सीबीआई तीनों पे जांच के लिए बराबरी पत्र से अगर लागू लिख होते दिए, हैं। हाँ, तो ये मान के चलो कि आप ही के पार्टी की सरकार है, यहाँ पे क्यों नहीं जा रहा है पत्र ये जाएगा। क्योंकि क्या है, हमारे जो कितना CM देर? नहीं, सीएम साहब जो है ना, हाँ, बहुत, मैं बताया ना, विषय को बहुत ज़्यादा सड़क पे नहीं बोलते हैं। हाँ, मैं बोला ना, उन्होंने संज्ञान लिया तभी तो CISF के इतने बड़े अधिकारी बदल गए। हाँ। वो उन्होंने संज्ञान लिया तो विजिलेंस आ गई। हाँ, भाई एक बार राष्ट्रपति भवन तो पूछा होगा छत्तीसगढ़ हाँ। सरकार से हाँ, कि विषय क्या है। हाँ, ये तो है, अफसर से अफसर पूछे ही है। और होंगे। उसके बाद एक विधायक का बोल देना ही काफ़ी नहीं होता। हम्म। कई बार विधायक जो है अपने अभाव और प्रभाव के लिए, अपने निजी स्वार्थ के लिए भी कई मुद्दे उठाता है। हाँ, तो पहले उसकी जांच तो करने दीजिए सीएम साहब को कि हमारा विधायक सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है। लेकिन कई हफ्ते हो गए हैं अब। हफ्ते हो गए, 17 गिरफ्तारी हो गई। लेकिन एक चीज़ और बता दूं मैं, ये जो 17 गिरफ्तारी हुई है, ये छत्तीसगढ़ पुलिस की है। इस पे वो लोहा चोर नहीं पकड़ाएंगे, पुराने लोहा चोर। लेकिन आप बीच में कुछ कुछ इशारे में लिखते हैं कि एक बहुत बड़ा अफसर, इतना बड़ा अफसर का नाम सामने आएगा, इतने बड़े कारोबारी का नाम सामने आएगा, क्या है ये मामला ये है, भिलाई स्टील प्लांट का लोहा अभी वर्तमान 10 सालों से चोरी का लोहा रसमड़ा की एक फैक्ट्री में जाता था। अच्छा। वो जिसकी फैक्ट्री में जाता था, वो पहले कोई न्यूज़ चैनल चलाता था। हैं? न्यूज़ चैनल चलाता था। अब वो न्यूज़ चैनल शायद उसने बेच दिया है। अच्छा। वो जो व्यक्ति है रसमड़ा में जिसकी फैक्ट्री है, वो अचानक बहुत बड़ा आदमी बना, बहुत बड़ा आदमी बना। अच्छा। बड़ा आदमी बनना भी चाहिए सबको, मेरे को तकलीफ नहीं है। हाँ। लेकिन राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान बनकर किया। वो माल वहाँ से चोरी करके अपने पास लेता था और यहाँ से जो है रायगढ़ की एक कंपनी को, हाँ, पहला अक्षर नहीं बताऊंगा, लास्ट अक्षर बता देता हूँ, उसके लास्ट अक्षर में आर शब्द आता है। अच्छा। वो फैक्ट्री वाला उस लोहे की चोरी को खरीदता था। बड़ी फैक्ट्री होगी, बहुत बड़ी फैक्ट्री है। और ये रायगढ़ दोनों इतने बड़े फैक्ट्री हो गए। रायगढ़ का बहुत बड़ा कारखाना, बहुत बड़ी कंपनी, उसके आखिरी में आर शब्द आता है जी। ये रिकेश जी इंग्लिश का आर आता है। ये विधायक जी पूरा नाम बतला नहीं रहे, लेकिन आप ढूंढिए। और 2 ही अक्षर है, ए से जेड तक जाएंगे तो एक नाम सामने आएगा, ए से जेड तक जाएंगे तो आर जो है बीच में है, लास्ट में आएगा। अब ये इतना बताने के बाद भी आप रहस्य कायम कर रहस्य इसलिए, हाँ, क्योंकि मुझे सीबीआई को बताना है, जांच एजेंसियों को बताना है, सबूत के साथ सीबीआई बताना है। ऐसा थोड़ी बोलेगी कि आप पहले कैमरे बोल चुके हो, अब क्यों, अब हमारे लिए महत्व नहीं है। ये महत्व ये है ना, ये अखबार बोल सकता है, कह रहे आप ने फलाने को बोल दिया, हमारे लिए अब महत्व नहीं, जब हम उनको कागज देंगे तब तो महत्व है। हाँ, हम दस्तावेज देंगे तब महत्व है ना। हाँ। मैंने तो आज बताया, आगे का तो लेटर मैंने उसको बताया ही तो नहीं। ये रसमड़ा का एक कारखाना है जहाँ लोहा चोरी का लोहा कटता गलता था। वो पहले चैनल चलाता था। वो पहले चैनल चलाता था जी। चैनल वगैरह में इतना पैसा है, इतना ये है, चैनल में मुझको थोड़ी ना अंदाज है। नहीं था। हाँ, काले धन को चैनल में सफेद किया ये जाता नहीं, था। चैनल इतने बड़े धंधे को प्रोटेक्ट कर सकता है, ये क्यों नहीं कर सकता ऐसा? पहले भाई, अब तो यूट्यूबर बहुत आ गए ना। हाँ। अब तो 1000 2000 यूट्यूबर हैं। हाँ, लेकिन पत्रकार तो पहले सीमित थे ना। हाँ, सीमित थे। तो मैं यूट्यूबर को पत्रकार नहीं कहता। और आपसे भी अपील है कि कभी आप बड़े मंचों पे जाएं, कभी आपको उद्बोधन हो, तो यूट्यूबर को यूट्यूबर ही कहा जाए। बिल्कुल, मैं तो ये कहता हूँ कि मीडिया का जो नाम का जो छाता है बड़ा, जी जी जी, अखबारों को उससे बाहर आना चाहिए और अपने आप को प्रेस कहना चाहिए। प्रेस कहना चाहिए। तो हम इसको प्रेस का, और इसके लिए भी आपने लड़ाई देखा चल भी होगा, रही है। मैंने शुरू में जो परिचय दिया जी। कि ये छत्तीसगढ़ अखबार का यूट्यूब चैनल है। बिल्कुल बिल्कुल, ये यूट्यूबर का चैनल नहीं है, ये अखबार का है। अखबार का जी। छत्तीसगढ़ तो हम अखबार इसमें बिल्कुल वही नीति सिद्धांत पालन करते हैं जो अखबार में करते हैं। बिल्कुल उससे वही। जरा भी 19 नहीं है। तो ये मेरे को बतलाइए, कांग्रेस के तरफ से किस तरह के क्या इशारे आपको मिले? मामला बड़ा है बहुत। देखिए, दीपक बैज जी ने टिप्पणी की कोषाध्यक्ष पे। हाँ, दीपक बैज जी से मैं पर्सनली मिलने वाला हूँ। हाँ,
मैं चरणदास महंत जी से मिलने वाला हूँ, हाँ। मैं टीएस बाबा से मिलने वाला हूँ, हाँ। मैं भूपेश बघेल जी से भी मिलने वाला हूँ। हाँ, वो तो एकदम बगल में है बाजू में आपके। मैं पड़ोसी हैं, अभी तक चुप हैं, समझ नहीं आ रहा है। कुछ नहीं कहा उन्होंने इस अभी बारे तक में। अभी सार्वजनिक बयान नहीं आया उनका। मैं चाहता हूं कि भूपेश बघेल नहीं, जी, आपसे आपसी में उन्होंने क्या कहा? काबर उठावा था से ये सब थे? नहीं, हमारी मुलाकात विधानसभा में होती है, तो मेरा क्या है, एक ही जिला रहा है हाँ। और बहुत लंबे अरसे से, जब छोटा मैं राजनीति चालू किया हाँ। तब से भूपेश बघेल जी से अच्छे संबंध रहे हैं। हाँ। तो हंसी मजाक में ऐसे करते रहते हैं, कंधे में हाथ रख के विधानसभा में घूमते रहते हाँ। हैं। उनका टिफिन उफिन आता है तो हम लोग को बोलते हैं कि तुम लोग भी खा लो थोड़ा, हाँ। ये बिना मिर्च हाँ। मसाला के, थोड़ा सा हेल्दी रहोगे। हाँ। तो हंसी मजाक चलता है। तो मैंने एक दिन विधानसभा में कहा भी था, भैया लोहा चोरीला उठावा तो मामला बहुत बड़े बड़े है। अच्छा, कौन बड़े बड़े है? मतलब बहुत जन बड़े बड़े हैं भैया। हाँ। तो आशीर्वाद चाहिए, उठावा तो की के। हाँ। अच्छा कह के फिर कोई फोन आ गया तो चल दी चूहा। तो फोन गलत समय पे आया। गलत समय पे आ गया, यानी लेकिन जब एक बड़ी जरूरी महत्वपूर्ण बात आपसे होनी थी, इन उसी समय फोन आ गया। और लेकिन इस अपने ही एक फोन से अपने दूसरे फोन में घंटी तो नहीं किए थे वो? नहीं वैसा नहीं था। और क्योंकि मैं उनके सामने बहुत बच्चा हूँ, तो मुझे तो उतने सीरियस वो लेते नहीं होंगे कि वो तो आज भी वही वाला विकेश समझते हैं जब छोटे उम्र में मैं उनसे मिलता था। तो वो मुझे ये ऐसा लगता है, पार्टी अलग रहे लेकिन दिल तो मिले रहना चाहिए, उसमें नहीं मुझे क्या है? ऐसा लगता है कि नहीं, मैं उस मामले पे तो भूपेश बघेल जी, मेरे बड़े भाई का में देहांत हुआ तो वो पहुँचे थे। मेरे बड़े भाई ही भूपेश बघेल जी का दाढ़ी कटिंग बनाते थे, जब वो सैलून, हमारी एक लौता सैलून हुआ करता था। और दीपक बैज जी से मेरी बहुत अच्छी मित्रता है। मैं उमेश पटेल के सवालों से जब सदन में जब उनकी तैयारियों को देखता हूं तो मेरे को बड़ा अच्छा लगता है। चरणदास महंत जी जो बहुत मीठी बातों से विपक्ष को, सत्ता पक्ष पे जब वार करते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। मतलब गुस्सा नहीं आता कि इतनी प्यारे शब्दों सज्जन है में, वो, जो सज्जन करते हैं सज्जन वो है। मखमल का कपड़ा रखे रहते हैं जेब में, जी उसमें चप्पल जूता लपेट के ही कुछ करते हैं। जी। ऐसा सीधा सीधा नहीं करते वो। हाँ, वो ठीक है। देखिए क्या है, उनकी जो सोच, उनका जो आदर है, और हमारे दोनों विधानसभा अध्यक्ष जी और सीएम साहब उनका बड़ा आदर करते हैं, और हमारे सभी मंत्री नहीं, सब लोग तीनों एक दूसरे का आदर करते सब हैं। आदर करते हैं। मैंने इन तीनों को एक दूसरे से या एक दूसरे के बारे में बात करते सुना है। नहीं, बहुत अच्छा है, टीम वर्क में काम चल रहा है। अच्छा और है। राष्ट्रपति जी जब आई, राष्ट्रपति लेकिन अपन फिर मुद्दे की बात पे लौटें। आप फिर टेलीफोन कॉल आ गया ऐसा करके दूर निकल रहे हो। कांग्रेस के जो नेता हैं और उन लोगों का, उनमें से किसी ने आपको रोकने की कोशिश की कि अरे काबर ये कर रहा था भाई, ये हमार करीबी है, ये थोड़ा रहम करे कर ऊपर? नहीं, अभी तक कोई भी मोला जो है, कोई भी एक भी कांग्रेस के नेता कोई मेरे पास अभी तक नहीं आया। उनको लगता है कि पहले भी मुद्दे उठते थे, अब मुद्दे खत्म हो जाते थे। अच्छा, तो इसको सीरियस नहीं ले रहे हैं बहुत लोग अभी। बहुत लोग, व्यापारी लोग जो फंसे हुए हैं, व्यापारी लोग जो फंसे, अब उनको लग रहा है जब लोहा 3 महीने में एक टुकड़ा बाहर नहीं आया। अच्छा, अब बंद हो गए, एक टुकड़ा बाहर नहीं आया, अब चोरी बंद हो गई, चोरी बंद हो गई है। तो ये भिलाई की स्थानीय अर्थव्यवस्था ठप हो स्थानीय गई। अर्थव्यवस्था ये ठप हो गया। जो 40 लाख 50 लाख बांटता था, हाँ। वो अभी 10 दिन से गायब है। इसके अलावा 120 गाड़ियों को डिसमेंटल कर दिया गया। इसके अलावा बड़ा लेन देन जितने लोग आपस में किए थे, सब सदमे में है कि लड़का पीछा छोड़ नहीं रहा है, कहीं इसकी बात सच ना हो जाए, ये पागलपन में कहीं सीबीआई को ना बुला ले। तो सीबीआई का तो आप लिख चुके हैं सरकार को, राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री लिख दिया हूँ, को, और सभी मैंने को कोर्ट लिख भी दिया। लगा दिया है। हाँ, कोर्ट में भी लगा दिया है। हाँ। अगस्त सितंबर के महीने में वो हाँ। सुनवाई होगा। लेकिन मेरे को थोड़ा हैरानी ये है कि आपके पार्टी ने रोकने की कोशिश नहीं की आपको। मेरी पार्टी ने एक शब्द भी नहीं कहा। मैंने अपनी पार्टी के सबके संज्ञान में, मैंने सीएम साहब के संज्ञान में 2 महीना पहले से डाल रहा था। हाँ। कि साहब, राष्ट्रीय संपत्ति को रोकना पड़ेगा। हाँ। और इस पूरे पैसे का इस्तेमाल सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को हराने के लिए किया जाता था। ये कनेक्शन आप जोड़ पा रहे मैं हो जोड़ कि पा ये रहा हूं। पैसा बीजेपी के खिलाफ यूज जोड़ होता पा था? रहा हूँ, क्योंकि वो जो चोर था ना, ये आपकी आशंका है कि थोड़ा बहुत कुछ इंडिकेशन भी है? इंडिकेशन नहीं, इंडिकेशन देखिए ऐसा है, वो जो चोरी करता पकड़ाया जाएगा सीबीआई के हाथों में, जो मेन व्यक्ति होगा, उसके दरवाजे पे जो है बीजेपी के कोई नेता जो है 40 सालों में कभी नहीं गया। अच्छा,
उसके यहाँ एक विशेष दल ही जाता था कांग्रेस। उसके वो जो विषय मैं सीबीआई को बताऊंगा, दल का नाम भी इसलिए नहीं लूंगा, मैं इसमें राजनीति नहीं चाहता। अच्छा। मैं अगर कांग्रेस का नाम ले दूंगा हाँ तो वो कहेंगे कि चलो ये बताओ वो बताओ, 100 बातें हैं। हाँ, तो मैं हाँ, कोई राजनीतिक दल का नाम नहीं लूंगा, हाँ मैं किसी राजनीतिक व्यक्ति का नाम ले लूंगा। हाँ। ये लड़ाई एकदम पारदर्शिता से लड़ना है। ऐसा। हाँ, और ये मैं पूरा सीबीआई को बताऊंगा दस्तावेज के ये साथ। दलगत राजनीति आप नहीं कर रहे मैं हो। बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। ऐसा। हाँ, मैं इस पे किसी मैं तो सिर्फ मैंने कहा ये लड़ाई चोर कारोबारियों से ही है, एकदम स्पष्ट है, और उनके गॉडफादर जो अफसर थे बीएसपी में उनसे है। और जो वर्दी पहने हैं चाहे राज्य सरकार की हाँ चाहे केंद्र सरकार हाँ। की, उनके खिलाफ है। लेकिन एक बात बतलाओ मेरे को, राज्य में सरकार आपकी है, मुख्यमंत्री से आपकी मुलाकात है, बात होती है, आप विधायक हो, विधानसभा में सवाल उठाते हो, ये भी उठाया था मैंने। राज्य की एजेंसी जो है उसका इतना हौसला कैसे हो जाएगा, इतने बड़े मामले में लोगों को बचाए, कैसे हो जाएगा? कई बार क्या होता है कि जो राज्य के अधिकारी होते हैं ना, वो ये बताने में, एक दूसरे को बताने में सफल हो जाते हैं कि वो विकेश का व्यक्तिगत है। ऐसा। वो क्या है ना, वो चुनाव लड़ने वाला है, सामान्य वाला व्यक्ति, हम्म। तो विकेश का वो व्यक्तिगत है, तो सरकार को ध्यान नहीं देना चाहिए। यानी जो चोर है उसके बारे में कहा जा रहा है कि आपके खिलाफ चुनाव लड़ने वाला है, इसलिए विकेश का व्यक्तिगत है। इसलिए आप मामले को उठा रहे उठा रहा हो। हूं। तो आप अगर मामले को उठा रहे हो राजनीतिक कारण से, तो भी चोर को नहीं पकड़ना है। नहीं ऐसा? पकड़ना है, क्योंकि उसका व्यक्तिगत है ये। हाँ और विकेश उछल कूद तो करता ही रहता है, कई विषयों पे करता रहता है। हाँ। तो इस पे इसको जो है बहुत ज्यादा सीरियस नहीं लेकिन लेना ये चाहिए। वाला थोड़ा ज्यादा बड़ा है। मैं भी ज्यादा बड़ा इसलिए कॉमनवेल्थ है, के वीडियो ज्यादा देख बड़ा- रहा था, मैं ज्यादा बड़ा इसलिए- हाई जंप वाले, वो पोल वगैरह लेके ऐसा ऊपर कूदते उठते हैं, तो आप थोड़ा उससे भी और ऊपर का छलांग लगा लिए हो। छलांग लगा लिया और रिजल्ट दे रहा हूँ। विजिलेंस आ गई, सैसफ के अधिकारी बदल दिए, बीएसपी के अधिकारी गिरफ्तार हो गई, भाजपा कांग्रेस सबके नेता पकड़े जा रहे हैं, 17 गिरफ्तारी हो गई, सारी चीजें हो गई। लेकिन अब किसको लगता है कि मेरा व्यक्तिगत है? माल बहुत कम जब्त हुआ है। नहीं हुआ ना, ये छत्तीसगढ़ पुलिस कर रही है। आप इस पे बिल्कुल मत जाओ। हाँ। ये जो 17 गिरफ्तारी हुई है, आपको मालूम है उसमें एक व्यक्ति अग्रिम जमानत ले आया, मेन आरोपी, और बाकी लोग जेल में हैं। और इसके अलावा कोर्ट ने ये भी नहीं पूछा, मैं कोर्ट पे उंगली नहीं उठा रहा हूँ, माफी चाहता हूँ जज साहब से, कोर्ट ने पुलिस से भी नहीं पूछा कि आपकी डायरी कहाँ है, इसके ऊपर क्या मामला दर्ज है, और जमानत, और अग्रिम जमानत दे दी, अग्रिम दे दी। अग्रिम दे दी। ताकत बहुत है इन लोगों की। इसलिए ये लड़ाई आसान नहीं है। मैंने अपना राजनीतिक कैरियर दांव पे लगा दिया है। मेरी मतलब आप कभी किसी आरोप में फंस जाऊं, ऐसे तो कई बार मेरे को, तो घेर के मारने वाले बहुत लोग रहेंगे, ताकतवर नहीं लोग। वो आज से नहीं है। मैं 21 साल की उम्र में जब पार्षद बना ना, तब से है। मैं जब तक ये मेरे को मिलते नहीं है ना, मेरे को, आपको मालूम है 10,000 20,000 रुपये देके मैं आलोचक रखता हूँ किराए में, जो फेसबुक में मेरे खिलाफ लिखने का काम करते हैं। ऐसा? क्या करूँगा, मजबूरी है। मैं कई यूट्यूब चैनल को फाइनेंस करता हूँ, 5,000 7,000 रुपये महीना देता हूँ, किसी को 2,000 रुपये महीना देता हूँ कि मेरे खिलाफ कुछ कुछ बनाया कर भाई। नहीं बनाते, बड़ा टेंशन में आ जाता हूँ मैं। अचानक शांत हो जाए कोई, आपके खिलाफ कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है, तो आप भगवान नहीं बन गए। आप ऐसा नेता, मतलब अटल बिहारी वाजपेयी बन गए आप। लेकिन देश प्रदेश में बहुत सारे नेता ऐसा नहीं सोचते हैं जैसा आप सोचते नहीं हो। नहीं, सोचना पड़ेगा। और मेरे को घेरने के लिए ना लोग अपना काम धाम छोड़ के, कई ऐसे बड़े नेता हैं जिनको आप बचपन से बड़ा नेता मान रहे होंगे, वो सारे लोग रात दिन प्लान करते हैं। ऐसा? रात दिन। और मैंने देखा, मैंने एक बंगला लिया है भिलाई स्टील प्लांट की तरफ से, जो भी वहाँ विधायक बनता है तो उसको देते हैं। हाँ, मेरे को सांसद को भी सांसद देते हैं, को भी देते हैं, विधायक सबको मंत्री देते हैं। भी रहते हैं, उनको भी मिलता तो है। मैं ना बहुत नेताओं को बंगले में देखता था, तो मैं सोचता था ये बंगले में जाने से क्या होता है यार, अहंकारी कैसे बन जाते हैं। ये बंगले में जाने से आदमी अपने कार्यकर्ता को 2-2 घंटा वेट कराता है, पूजा कर रहे हैं, नहा रहे हैं, भैया भी निकलेंगे, फलाना होगा ठिकाना होगा। मैं देखा इस बंगले में होता क्या है। वो बंगले में वो राजा टाइप बैठा रहता है, जनप्रतिनिधि, और बाकी जो है कार्यकर्ता जो है, जो उसको जिता के वहाँ भेजे हैं, वो कार्यकर्ता ऐसे बैठे रहते हैं। क्या कारण है यार इस बंगले में? मैं बंगला लेके देखता हूँ। तो मैंने भी अप्लाई किया, तो मुझे एक बंगला मिल गया। 32 बंगला या नहीं, 32 बंगला नहीं, सेक्टर 9 में मिल गया। अच्छा। पहले तामोदर साहू जी को अलॉट था वो बंगला, तो बंगला मिल गया मुझे।
वो बंगला में 2 दिन रहा मैं, तो पड़ोसी से भी बात करने के लिए आदमी की व्यायाम लाना पड़ेगा वहाँ। तो फिर मैंने बोला भैया मेरा जो कॉलोनी है वैशाली नगर, वहाँ किसी के यहाँ फ्रिज भी आता है तो पेड़ा आ जाता है। हाँ, क्या आज हमारे यहाँ फ्रिज आया, वही वाला कॉलोनी मुझे चाहिए। मैं यहाँ रहता नहीं हूँ और यहाँ पे कोई सरकारी मीटिंग करना है, जैसे बीएसपी के अधिकारियों से, जिला प्रशासन से, तो वो एक बैठक वहाँ कर लेता हूँ। मेरे गेस्ट आए हैं अभी राजस्थान से, तो वो वहाँ पे रुक जाएंगे। कोई बाहर से गेस्ट आता है, कोई पार्टी का, संगठन का, कोई सेंट्रल मिनिस्टर को थोड़ा रेस्ट करना है तो वहाँ आ जाते हैं, तो वो उसके लिए रखा हूँ। देखना चाहता था बंगला में होता क्या है। आप रहते नहीं हो रोज? रहता नहीं। अच्छा, उसको सजा उजा इतना अच्छा दिया हूँ ना, इतना बढ़िया सजा उजा दिया हूँ कि दूसरे लोग आए और देखे। तो जितने लोग बंगले के चक्कर कटवाए हैं ना, ये लोहा चोर लोग आए नहीं कि साहब हम सजा देते हैं इसको या बना देते हैं सब बंगला आपके लिए, ऐसा? ये तो मेरे को आइलैंड खरीद के दे देंगे। ऐसा ना? अगर मैं आज तय कर लूँ, सीबीआई ना बुलाऊं, तो टापू ले देंगे। टापू ले देंगे। और मेरे को क्या, मेरे खानदान को भी आने वाले 10 पीढ़ी तक कोई टेंशन ही नहीं लेना है। या तो मैं पिछले जन्म में कुबेर भगवान रहा हूँ। एक बात बतलाओ आप, मैं बड़ा एकदम ईमानदारी का जवाब चाहता हूँ इसमें। पैसा तो ये लोग जितना कमा रहे हैं आप बतलाते हो, जी। हजारों करोड़ रुपया कमा रहे हैं, तो जाहिर है कि करोड़ों रुपए ऑफर किए होंगे या इशारा किया होगा, कोई संदेश भेजा होगा। एकदम ही दिल की बात पूछ रहा हूँ मैं, कितने करोड़ में आपको लगता है कि मन डावाडोल हो जाएगा? देखिए 25, 50, उसके लिए मेरे को 2 रास्ते चुनने पड़ेंगे। पहला रास्ता कि राजनीति से हटना पड़ेगा। मुझे बात करना चाहिए अपने परिवार से, अपने शुभचिंतकों से कि ये पैसा मिल रहा है और अपन एक काम करते हैं, अपन टाटा बाय बाय कर देते हैं राजनीति। कौन इतना टेंशन लेगा? 50-100 करोड़ रुपए मिलेगा, सुबह योगा करेंगे, शाम को योगा करेंगे, दिन में आयुर्वेदिक मालिश कराएंगे तेल का बढ़िया, और मस्त भोजन करेंगे, वो करेंगे, कोई टापू उपू में घर ले लेते हैं। परिवार से, समाज से बात करना पड़ेगा। उसमें उम्मीदें किसकी टूटेगी? उसमें उम्मीदें टूटेगी जो लोग मुझे एक नए लीडर के रूप में भिलाई में देख रहे हैं। उम्मीदें टूटेगी मेरे पूरे समाज, जो पूरे भारतवर्ष का समाज है, उनकी उम्मीदें टूटेगी। मैं जो नाम ले रहा था, विष्णु देसाई, डॉक्टर रमन सिंह, ओपी चौधरी और अन्य नेताओं के, उनकी उम्मीदें टूटेगी। नितिन नवीन जी जो मुझे जब वो प्रभावी थे तो मुझे छोटे भाई जैसा लाइक करते हैं, ये सब की उम्मीदें टूटेगी। तो फिर 50-100 करोड़ रुपये कर लेंगे। फिर उसके बाद एक दूसरा पहलू है कि ये पैसा वो तो टूट गया, दूसरा या तो अपनी पार्टी को, अपने समाज को, अपने मित्र यार को देखकर, क्योंकि आज के समय में पैसे का क्या वैल्यू है। मैं पहली बार जब पार्षद लड़ रहा था, सेकंड बार तो मैं निर्दलीय लड़ रहा था, तो एक व्यक्ति आया जो बड़ा नेता था, उन्होंने कहा आपको एक इंडिका गाड़ी देंगे और 5 लाख रुपए देंगे, तुम यहाँ से हट जाओ इस सीट से। अच्छा, ठीक है ना? उस समय इंडिका गाड़ी चलती थी। तो मैंने कहा पहले मैं कॉलोनी की मीटिंग बुलाऊंगा, कॉलोनी की मीटिंग में आप ऑफर करना फिर। तो उन्होंने ऑफर किया, तो मैं कॉलोनी वाले बुजुर्गों को कहा कि आप लोग बताइए इंडिका और 5 लाख ले लूँ? तो उन्होंने कहा ये 5 लाख और इंडिका गाड़ी कितना दिन चलेगा? इंडिका गाड़ी आप लोगे 2 महीने में कोई दूसरा मॉडल आ जाएगा। बिल्कुल। और ये जो 5 लाख है, एक बार बीमार हो गए तो 5 लाख चला जाएगा। आज के समय में 50 करोड़ और 100 करोड़ का मुझे वैल्यू बता दीजिए, मैं वो पैसा ले लूंगा। आप बता दीजिए मुझे, एक व्यक्ति एक बार बीमार होता है, किडनी नहीं, लेकिन कभी आप अकेले रहते हो, लेटे हो, नींद नहीं आ रही है मान लीजिए, या अकेले बैठे हुए हो, तो एक विचार आता है, एक विचार आता है, एक विचार आता है, अगर लड़ाई में जीत गया तो मैं अपनी पार्टी, अपनी सरकार, अपने मित्र यार और सबके सामने 1000 करोड़ का आदमी बन जाऊंगा, ईमान का आदमी बन जाऊंगा, और जीवन में कभी भी कोई मुझ पे उंगली नहीं उठाएगा और कहेगा ये लड़के ने लड़ाई लड़ा और चोरों को अंदर भेजा। वो सम्मान कमाना चाहता हूँ सुनील कुमार जैसा। कैसे 1000 करोड़ के आदमी कैसे बन जाएंगे? सम्मान से। सम्मान से। मैं क्लियर इसलिए कर रहा हूँ कि मेरे को अंदाज था आपका मतलब यही है, लेकिन लोगों को कोई गलतफहमी ना रहे। जी, बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, स्पष्ट सवाल होना चाहिए। अब मेरे को एक बात बताइए, आज अगर आपकी पार्टी ही आपको कह दे कि बंद करो ये, हाँ, तो क्या करोगे आप?
मैं उस विषय पे पार्टी से पूछूंगा कि मैं किसी व्यक्ति से लड़ाई नहीं लड़ रहा हूँ। मैं उन लोगों से करप्ट सिस्टम से लड़ाई नहीं, लड़ रहा हूं, सिस्टम से भी नहीं लड़ रहा हूँ। मैं लड़ रहा हूँ जो राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान खोखला पहुंचा कर रहे रहे हैं, हैं। खोखला कर रहे हैं, और इससे भारत कमजोर हो रहा है। तो क्या मुझे लड़ाई बंद करना चाहिए? पहला। दूसरा, जो लोग इस पैसे से पार्टी को हराते थे, तो क्या उसे हराने दिया जाए? ये आपको लगता है क्या अगला चुनाव जो रहेगा उसमें इन लोगों के पास भाजपा को हराने के लिए ये वाला नया पैसा नहीं रहेगा? पुराना अगर होगा तो भले होगा, अब आना बंद हो गया है आप बोल रहे हैं। अभी आना बंद हो गया, लेकिन पुराना पैसा तो है ना, कहाँ जाएगा इनका पैसा? हाँ, कहाँ जाएगा इनका पैसा? पुराना पैसा जो 10,000 करोड़ रुपए का चोरी हुआ है, वो उसमें कहाँ से जाएगा? कुछ तो आपके भूतपूर्व कोषाध्यक्ष के पास भी होगा ना? वो मंडल का कोषाध्यक्ष, मंडल कोषाध्यक्ष का पुलिस ने जो आरोप लगाया है कि इसकी 2 गाड़ी थी, 2 गाड़ी को पुलिस ने जब्ती किया, उस पे जो है लोहा चोरी होकर जा रहा था। अब पुलिस ने वो दोनों गाड़ी को जब्ती किया, पुलिस ने कोर्ट से सुपुर्दनामा भी दे दिया कोषाध्यक्ष को। एज ए ट्रांसपोर्टर था वो। कैसे ट्रांसपोर्टर था? जैसे मैं गाड़ी वाला हूँ, ट्रेवल्स वाला, आपने मुझसे इनोवा ले गई, इनोवा को आपने शराब ढो दिया, तो मैं तो सुनील कुमार जी को देखकर इनोवा दिया ना, तो ये आरोप उसके ऊपर है। दूसरी बात, आपने सुपुर्दनामा दे दिया कोर्ट से, फिर 3 महीने बाद उसकी गिरफ्तारी हुई जांच में। अच्छा, कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी के तरफ इस केस को मोड़ना था। छोटा पदाधिकारी को और बोल के प्रदेश की राजनीति में हलचल लाना था और बीजेपी को शर्मिंदगी में डालना था, इसलिए एक प्लान था। तो ये प्लान में राज्य के अफसर शामिल हो गए। राज्य के अफसर निश्चित रूप से शामिल है। इसका खुलासा सीबीआई में होगा, क्योंकि मैं अभी बोलूंगा तो कल पे बात आएगी, क्योंकि अफसरों की ताकत मैं जानता हूँ, आप माफिया की ताकत से नहीं डर रहे हो, अफसरों की ताकत से डर रहे हो? नहीं तो लड़ाई लड़ रहा हूँ ना मैं। अभी वर्तमान में सीबीआई आएगी ना, तब इसका खुलासा होगा। अगर मैं इनसे भी आप यानी असली माल जितना बचा के रखे हो सब सीबीआई के लिए बचा के रखे हो? पूरा माल सीबीआई के लिए। ऐसा? मैं जो यहाँ बात कर रहा हूँ आपसे वो फिजूल है? नहीं, क्यों फिजूल है? बहुत सारी बातें आपको बोल दिया जो नहीं बोलना चाहिए था। मैंने कहीं किसी ने ना मेरा इंटरव्यू लिया इस विषय पे, ना कुछ किया। लोग पूछते हैं इंटरव्यू में आपका फेवरेट क्या है, आइसक्रीम खाते हो कि चाय पहले पीते हो? मैं आम काट के खाते हो, चूस के खाते हो, वो सब नहीं पूछता। तो आपने लोहे पे ही बात किया, इसलिए मैं लोहे पे ही आपको जवाब दे रहा हूँ। मुझको मुद्दे पे ही बात करना था, बाकी लल्लो चप्पो की बात क्या करना है। जी। तो कुल मिलाकर यह है कि लोहे चोरी के खिलाफ आपकी ये लड़ाई चलते रहेगी। अभी आपको कोई आसार ऐसा नहीं दिख रहा है कि आपकी पार्टी आपको चुप बैठने के लिए कहे? बिल्कुल और नहीं। अभी तक आपकी पार्टी से जहां आपने बात की है उन्होंने आपको मना नहीं किया है? किसी ने मना नहीं किया है। और आपको ये अंदाज है ऐसा कि अगर आप इस मुद्दे को छोड़ देंगे तो एक मोटी रकम आपको ऑफर की जाएगी? ये मुझ पर आरोप लगेगा और जो बहुत बड़ी रहेगी वो रकम, जो आपने कभी उतनी बड़ी रकम देखी नहीं होगी, अपने हाथ में इतनी बड़ी रकम मिल सकती है इसको मुद्दे को छोड़ देने से। मेरी शुभकामनाएं हैं आपके साथ में कि आप इस मुद्दे को लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचाएं। तमाम चोर डकैत जो हैं उनको आप अंदर करवाएं। आपके छत्तीसगढ़ अखबार का साथ चाहिए, क्योंकि ये राष्ट्रीय संपत्ति का नुकसान बिल्कुल है। और मोदी जी ने कहा है कि राष्ट्रीय संपत्ति को लूटने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा। और भिलाई को मिनी इंडिया भी कहते हैं, भिलाई को औद्योगिक तीर्थ भी देश का कहते हैं, शिक्षा धानी कहते हैं, खेल धानी कहते हैं। मेरा तो ये मानना है कि पूरा का पूरा प्रदेश बीएसपी से कहीं न कहीं प्रभावित होता है। दुर्ग भिलाई जिला ही नहीं, बिल्कुल बाकी प्रदेश भी प्रभावित होता है। वहाँ के विधायक जी वैशाली नगर के रिकेश सिंह जी जो लड़ाई लड़ रहे हैं, मेरी शुभकामनाएं हैं उनके साथ में। इन्होंने बतलाया कोई एक कारखाने में जहाँ चोरी का माल जाता था, वो न्यूज़ चैनल वाले भी कोई थे, हम नहीं थे उसमें से, हमारा कोई रसमड़ा से लेना देना नहीं है। हम एक बार फिर बात करेंगे जिस दिन सीबीआई को ये जानकारी देंगे, उसके बाद हम इनको दोबारा यहाँ इनवाइट करेंगे, बात करेंगे। आज खूब बारिश हो रही है बाहर और बिजली भाग जाने का खतरा था मुझको, लेकिन हम शायद एक जायज़ मुद्दे पर बात कर रहे थे, इसलिए बिजली ने भी साथ दिया, एक पल के लिए भी नहीं गई। हम फिर आपके साथ आएंगे। आपने बड़े धैर्य से इतना देखा है,
इसके लिए आपका धन्यवाद। और ये छत्तीसगढ़ का मेरी जानकारी में आज तक का सबसे बड़ा फाइनेंशियल स्कैंडल है। बिल्कुल सही है। इतने आकार का, विकराल आकार का, कभी और नहीं कोई चोरी डकैती, कोई भ्रष्टाचार नहीं है। नहीं है, बिल्कुल ये नहीं अपने है। किस्म का अनोखा है। बिल्कुल और आप राज्य केंद्र दोनों के अफसरों पे आरोप लगा रहे हैं बिल्कुल कि वो लगा कहीं न कहीं जुड़े हुए हैं बिल्कुल इससे। लगा हुआ हूं। और ये इस मामले में आगे जाकर बड़े नेता भी कोई फंसेंगे, ऐसा भी आपने हाँ, लिखा मैंने है कहा है कहीं? बड़े बड़े नेता फंसेंगे, बड़े ऐसा? नहीं, बड़े बड़े। ऐसा? यस, बड़े बड़े नेता भी बड़े फंसेंगे? बड़े। ये आप सीबीआई को देने वाले हैं बिल्कुल देने जानकारी, वाला हूं। जो मुझको देने से आप मना कर रहे हैं? बिल्कुल, इसलिए मना कर रहा हूं क्योंकि आपको अगर कोई बयान दे दूंगा तो ये राजनीति हो जाएगी, और मैं राजनीति में नहीं चाहता। मैं आरोपी तक पहुंचना चाहता हूं। ऐसा? मेरी शुभकामनाएं हैं आपके धन्यवाद, साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। खूब अच्छे से लड़ाई लड़िए। हम फिर मिलेंगे। चलते चलते एक छोटी सी सलाह, अगर आप सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, तम्बाकू खाते पीते हैं तो छोड़ दीजिए, वरना कैंसर आपको नहीं छोड़ेगा। मुंह का कैंसर, गले का कैंसर, फेफड़े का कैंसर, ये सब तम्बाकू से होता है। उससे बच के रहिए, अपने परिवार के साथ सुखी रहिए। फिर मिलेंगे।